अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल रात पाकिस्तानी टीम ने मेला लूट लिया और उसके बाद हसन अली की जो वीडियो सामने आई उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रात भर डांस किया और खेली खेल में एक जीवन है। जिया ये है बहुत जरा फौड़ी की, बहुत जरा फौड़ी की पौड़ी हो रही है ना इनकी पौड़ी। चले जनाब, वो भी पारी हो रही है। कभी जनाब इस वीकेंड पे जो एक शशका आया है उसकी भी साथ जरा इंसाफ करेंगे, देखेंगे क्या क्या हुआ है, क्या कहानी है और अगले हफ्ते भी शफात। और अब जो वीकेंड आने वाला है इस वीकेंड पे भी बहुत जरा फौड़ी होने वाली है, लेकिन जो फौड़ी होगी वो मुझे लग रहा है पाकिस्तान में नहीं होगी, वो फौड़ी होने जा रही है टर्की में, क्योंकि आपको पता है कि PSL 6 जिसका आगाज होने जा रहा है इंशाल्लाह 20 फरवरी को, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी है वो अब टर्की में होगी। शफात, हम क्यों शफात, हम तो यहाँ पे हैं, मतलब तो हमसे होनी थी ना ओपनिंग सेरेमनी, बाखबर सवेरा की साइड से होनी चाहिए थी। ये क्या था? सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, वरना वसीम खान साहब जो है ना हमारे, वो PCB में जो बैठे हैं, वो इसका सवाल का जवाब उनसे लेना चाहिए। लेकिन सर कमाल है, छा गए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है, पारी हो रही है या नहीं हो रही, होती है कि नहीं? और तुर्गुत को भी बुलाना हो सकता है, वो भी आके ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले, वो भी आके पहले बैट घुमाए आके, हो सकता है घोड़े पे आए, उड़ते हुए तगड़क और आखिर में तलवार की जगह ऐसे बैट निकाले, ये होती है। फिर उसके बाद सीन ऑन होता है। बहुत सारी टीमें वैसे ऑलरेडी अपने एंथम्स पे काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जी उनके एंथम जो है वो PSL से पहले कंप्लीट हो जाए, लेकिन इम्कान उसका है बहुत कम। अच्छा शफात, हम माशरे से हमारी इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं, मैं खुशियों पे आपकी तेल छिड़कूँ? नहीं, तेल तो मैं छिड़क ही नहीं सकती। क्यों शफात, तेल की कीमत आपने देखा? मतलब सिफारिशात में तो भी दे दिया कि 16 रुपए फी लीटर तेल बढ़ाना है। नहीं जनाब, मुझे लगता है हुकूमत को अवाम का दर्द है, और ये 16 रुपए इजाफा नहीं होगा, 4 रुपए इजाफा हो जाएगा, 2.5 रुपए हो जाएगा। अवाम का दर्द है। माँ सदके शफात, ये जो आपने 4 रुपए की भी आगे आपने अंगड़ाई ली है ना, उसको खुदा के लिए काम करे, क्योंकि जो 4 रुपए जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत बढ़ेगी ना, उससे वैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, मजीद हो जाएगी जनाब। उस हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें, उन सब हवालों से बातचीत जारी रहेगी। लेकिन ये सारी बातें अगर हम यहाँ करेंगे तो आप लोग शो क्यों देखेंगे? क्योंकि हमने वहाँ कुर्सियों पे विराजमान होना है और उसके बाद आपके सामने नहायत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में थोड़ी सी बदतहज़ीबी करनी है। तो क्योंकि हमने सेनेट इलेक्शंस की बात करनी है जनाब, जहाँ पे उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात लग रहे हैं। खुद पार्टी वाले कह रहे हैं कि जनाब आपने फलां को दे दिया, फलां तो सिगरेट की चोरी में मुलव्वस है, फलां ऐसा फलां वैसा। ये सारी बातें करेंगे, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे? टॉप स्टोरीज की जानिब। शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी और अपनी बढ़ती हुई परेशानियों के हवाले से, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट है महंगाई से, और महंगाई अब मजीद बढ़ने वाली है क्योंकि आज से पेट्रोल की कीमत में 6ठी बार इजाफे का इम्कान है। और अगर आलमी कीमतों के हवाले से देखा जाए तो इसके मुताबिक इसका तयन अब हर 15 रोज बाद किया जाता है। रोगरा ने कीमत 16 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज दे दिया। शफात, माँ सदके जनाब, 16 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। लेकिन मुझे पता है ये एक अवाम दोस्त हुकूमत है, कभी भी 16 रुपए फी लीटर इजाफा नहीं करेगी। ये 2.5 रुपए से 4 रुपए तक इजाफा होगा। जब आपने बोला ना कि ये इजाफा नहीं करेगी, मुझे लगा आप शायद ये बात करेंगे कि 16 रुपए कम कर देगी, पर आपने 16 रुपए कम नहीं बोला, आपने 2 रुपए, आपने 1.5 रुपए, 2.5 रुपए टॉप स्टोरी से बोला, आपने 4 रुपए भी बोला। तो 4 रुपए से शफात महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये दूध महंगा नहीं होगा मजीद? ये तेल महंगा नहीं होगा मजीद? गाय मेरी पेट्रोल से चलती है, जो पेट्रोल के इजाफे में दूध महंगा हो जाएगा? ये तो गवालों से हमने पूछा है, पर उन्होंने बोला था ना कि अभी मजीद पैसे बढ़ेंगे। याद है ना शफात आपको? अजीब बात है, शाकिर गुज्जर साहब आए थे ना, अजीब बात है। आपको पता है अंडे 8 रुपए के 8 अंडे, पता नहीं आपको पता है कितने रुपए किलो? मुर्गियां कौन सी पेट्रोल सूखने का नशा करती है, किसी बगैर अंडे नहीं देती, जिसकी वजह से आपको पता है मिर्च जो है वो 45 रुपए फी सेंटीमीटर हो गई। पता है? आप नहीं पता? आप ये सारी चीजें भी आपके सामने रखनी है जनाब, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि लेकिन खैर वो हम पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके हवाले से जरा जो है आपको बताते चले कि अभी उनकी कीमतों की समरी गई है इजाफे की, लेकिन मंजूरी जो है वो वजीर आजम इमरान खान जब देंगे तो उसके बाद कीमतों में इजाफा होगा इंशाल्लाह, आज रात से इंशाल्लाह। कहने शफात आपका जरूरी नहीं था, मतलब आपने जख्मों पे पेट्रोल छिड़क के मतलब आग लगा दी ना। और वैसे लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जो फी लीटर कीमत है ना वो 5.5 रुपए तक बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया था और महंगाई की शरह 1.81% बढ़ गई थी। और महंगाई की अगर हम मजमूई तौर पर शरह देखें ना तो वो एक बार फिर से 9% की सतह पर शफात आगे आ गई है। जी जनाब, 9% से इन्फ्लेशन बढ़ गई है।
बड़े अरसे के बाद, तकरीबन साल एक के बाद इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से डबल डिजिट्स में जाने वाली है। इन चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन पहले भी हो रही थी, लेकिन अब वो जरा डबल डिजिट में जाके महंगी हो रही है। यानी एक चीज जो आज 100 रुपए की है, कल वो 110 रुपए की हो जाएगी। तो ये जो कुकिंग ऑयल, मसाला जात, घी, बिजली, साबुन और दीगर जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, इनकी कीमत में जनाब इजाफा हो रहा है। मुर्गी गोश्त 17 रुपए फी किलो, अंडे फी दर्जन 6 रुपए महंगे हुए हैं। और ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने इसलिए रखी हैं क्योंकि सिर्फ तेल की कीमतों से बाकी कीमतें भी एसोसिएटेड। बिल्कुल शफात, और इसी वाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अल्मास खान हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ में सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो जो हम ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अल्मास से। अल्मास, ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है भाई, पेट्रोल की कीमत अगर आज बढ़ जाती है, जैसे इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि 5.5 रुपए कीमत फी लीटर बढ़ेगी, तो उसके बाद जैसे पहले जो चीज़ें महंगी हैं वो और मजीद महंगी हो जाएगी, क्या सूरत हाल है मार्केट की? यकीनन मदिया, ये तो जब 3 महीनों में छठी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो यकीनन जो शफात कह रहे थे कि बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो यकीनन ये ऐसे ही है। जब 3 माह में छठी बार कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ ही महंगी हो जाएगी। सबसे पहले तो पेट्रोल महंगा होगा, यकीनन उस पर आवाम की बोझ, जेब पर बोझ पड़ेगा। उसके बाद उसकी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, उसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा होगा। जिनके घरों में कुदरती गैस, सुई गैस नहीं है, वो LPG सिलेंडर लेंगे, वो भी चीज़ें महंगी होंगी। ये पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं उनकी कीमत इजाफा होगा। और उसके बाद जो एक रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो यकीनन एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। पहले ही अवाम अल्मास, ये बताइएगा अभी परेशान बैठे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप पेट्रोल पंप पे भी मौजूद हैं, और पेट्रोल पंप पे इस वक्त, क्योंकि ये जब कहा जा रहा है कि आज से पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो यकीनन पेट्रोल पंप पे रश भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोगों को होगा कि हम पुराने रेट्स पे जाके पेट्रोल ले लें। लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वैसे लोग बेचारे थक गए हैं क्या कि मदिया, आप कभी उनके चेहरे पे उनकी वो देखें कि उनके चेहरे से बात करने, हम जब उनके सामने माइक करते हैं कि भाई ये आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया है, वो उनके चेहरे इतने मायूस कुन है कि उन्हें समझ भी नहीं आती कि वो क्या कहें। वो एक बंदे से तो मैंने अभी बात की, वो कहने लगा जी फिर कप्तान हमें कह देगा मैंने तो आप पे एहसान किया है, 16 रुपये बढ़ाना था, आप पे मैंने एहसान कर दिया है तो मैंने सिर्फ 5 रुपये बढ़ा दिया है। मतलब ये करें, बेचारे लोग क्या करें जब लोग परेशान हैं। बिल्कुल ये बात समझ में आती है जनाब, लोग परेशान हैं और लोग अब बेबस हो गए हैं। सदाकत अब्बासी साहब जनाब हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। सदाकत साहब, आप देख रहे हैं महंगाई के ऊपर अवाम का रिजेंटमेंट थोड़ा सा अरसा रह गया है। साल डेढ़ की बात है, टिकटों का फैसला होना शुरू हो जाएगा कि जी टिकट्स जो है किसको मिलनी है। तो जब इतनी महंगाई होगी, अवाम का ये पैशन होगा, तो ये तो तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उनके लिए टिकट्स का हसूल और फिर उन टिकट्स पे जाके अवाम में इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मदिया, आप दोनों को तो बखैर। जहाँ तक आपने बात की कि ये महंगाई है, और हम रोज आके कहते हैं कि सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज महंगाई है जी, और उसको ठीक करने के लिए भी हमने हर हद तक गए हैं। और आपने जो बताया कि महंगाई ईयर टू ईयर पिछले साल के मुकाबले में, इस जो महीने में आज महंगाई है वो पिछले साल के मुकाबले में 9.17% है, जिसमें जिन चीज़ों की आपने कीमत बढ़ने की बात की, कुछ की कीमत बढ़ी है, कुछ की कम भी हुई है। बहरहाल ये कोई काबिल दिफा बात नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ माजी में भी या किसी मुल्क की तारीख में भी कि कीमतें बढ़ती ही हैं, लेकिन असल हुकूमत का चैलेंज होता है कि कीमतें बढ़ने की शरह कम से कम रहे। और उसकी मेन वजह आपने जो बात की वो ऑयल प्राइसेस हैं। और अगर आप साथ साथ दुनिया की जो तेल की कीमतें हैं, खाम तेल की कीमतें, वो भी अगर आप दिखाएं तो वो पिछले 3 महीनों में $40 से इस वक्त $60 तक पहुंच गई हैं। तो तकरीबन 50% तक जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जाहिर है उसका असर पाकिस्तान में भी होंगे। अगर आप कोई अच्छी खबर मुझे सुनना चाहें तो बहुत सारी सब्जियां जैसे ये टमाटर है, आलू है या दीगर इनका तो ताल्लुक जो है मौसम से है ना, वो तो मौसम ज़ाहिर है, वो तो मौसम होता है, सब्जी आ जाती है। कोई हुकूमती प्लानिंग की वजह से तो सब्जियां सस्ती नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हैं, एक जुमला सुन लेना जी, आप थोड़ा सा नाइंसाफी कर रहे हैं कि जिन चीजों की डिमांड जब अंडों की बढ़ती है सर्दियों में तो आप कहते हैं हुकूमत जिम्मेदार है, अगर सर्दियों गर्मियों में डिमांड कम हो जाए तो आप कहते हैं डिमांड कम होगी। तो नहीं, हर चीज की जिम्मेदार हुकूमत है। हम यहाँ पर सप्लाई ही
देखिए डिमांड सप्लाई मैटर करती है। अगर आप देखें ये तो दुनिया जो जहान में खाने आपको का पता तेल है महंगा कि हुआ है, सप्लाई एंड डिमांड का खाने ये तेल कानून महंगा है, लागू पूरी होता है। दुनिया अब आसिफ साहब, पूरी लेकिन दुनिया हम में बात अब ये जी, करना चाह रहे हैं, जब हम जब भी देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती है तो उसके बाद हर चीज महंगी हो जाती है। अब देखिए अंडों का हमें समझ में नहीं आता कि अंडों का ताल्लुक कैसे है जी पेट्रोल की कीमत से, दूध का ताल्लुक कैसे है, जो दूसरे ऑयल्स हैं जो कि पेरिशेबल जो खाने पीने की अशिया हैं उनका ताल्लुक कैसे है, हम मुर्गियों की बात करें पोल्ट्री का ताल्लुक कैसे है, हम हमेशा समझ में नहीं आती। हम लोगों को बुलाते रहो, कहते हैं जी हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए और अभी आप मजीद तैयार हो क्योंकि आगे महंगाई होगी। हमारा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कोई क्यों प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हमें नजर नहीं आता कि चले ठीक है पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी हर 15 दिन के बाद बढ़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी तमाम तो चीजों की भी कीमत बढ़े। नहीं मध्य पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, हमेशा नहीं बढ़ेगी। बाद में आपको पता है 12-15 रुपए कम भी हुई है जब नीचे प्राइसेस गई थी कोविड में। तो ये तो जाहिर है आपने खुद ही कह दिया कि ये डिमांड सप्लाई है। अगर डिमांड सप्लाई किसी एक चीज में है तो दूसरी चीज में भी होता है। अब आज अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स खोल के देखें तो 12 चीजों की कीमतें बढ़ी हैं और 8 की कीमतें कम भी हुई हैं। तो ये ओवरऑल डिमांड सप्लाई है। और ये जो आपने बात की कि पेट्रोल की कीमतों से किस तरह मुर्गी का अंडा या सब्जी, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि पेट्रोल की वजह से अंडा या सब्जी महंगी हुई है। वो उनकी अपने रीजंस होती हैं, हर चीज मैं की अपनी सदाकत साहब डिमांड यहाँ सप्लाई पे होती ना है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्रेडिट भी देना चाहूंगा। जब कीमतें बढ़ती है ना तो हम हुकूमती अरकान से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं आता, कोई बात नहीं करना चाहता। हम आपको क्रेडिट देना चाहते हैं कि आप इस मामले पे आ रहे हैं और आप इस मामले पे खुले दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जनाब ये चीज़ें मौजूद हैं और ये मसाइल अपनी जगह मौजूद है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का सवाल मदीहा ने किया था और बड़ा मेरे ख्याल में हक बजानिब सवाल है कि जब कीमतें बढ़ जाती हैं और दुकानदार हमारे शो पे आके कह चुके हुए हैं, जो डीलर हजरात हैं जो यूनियन के सदूर हैं, वो आके हमारे शो पे कह चुके हैं जनाब अब ये तेल की कीमतें बढ़ गई है, अब हमारी कीमतें भी इस तरह जो है वो 10 रुपए फी यूनिट या जो भी उनका वो यूनिट है उस हिसाब से वो बढ़ेंगी। क्या प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है? क्योंकि अपोजिशन मार्च करने जा रही है महंगाई के इशू पे, प्रॉपर्ली उनको अवामी हिमायत हासिल हो जाएगी जाहिर है अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रहे। क्या स्ट्रैटेजी? देखिए दो बातें, एक तो महंगाई है और महंगाई की तकलीफ है और दूसरा ऑपोजिशन है। ये दो अलग सवाल हैं। और आपने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात की, देखिए अगर आप बिजली की बात करेंगे तो बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है बिजली की कीमत बढ़ाने की। पेट्रोल की बात करेंगे तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर अब आलू की, प्याज की या इन चीजों की बात करेंगे तो ये हुकूमत कम कीमत तय नहीं करती। हाँ, हुकूमत एक नजर रखती है कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है, उसको कहीं बहुत बड़ा कोई होर्डिंग ना कर ले। लेकिन अब्बासी साहब ये कीमतें कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है ना। जैसे कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक रेट लिस्ट भी आती है जो कि आवीजा की जाती है। समा हम देखते भी हैं कि उन लिस्टों पे काम ही नहीं किया जाता। ये तो हुकूमत के रेट है। अगर हुकूमत इस हवाले से कुछ काम नहीं करेगी और दूध बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, पोल्ट्री बेचने वाला, दालें बेचने वाला, यूटिलिटी स्टोर पे बैठने वाला हर बंदा अगर अपनी मनमानी करेगा तो हुकूमत के रेट कहां से होगी फिर? अब मदिया मुझे थोड़ा सा जवाब देने का मौका जरूर, बिल्कुल। जो रेट होते हैं ये रेट हुकूमत तय नहीं करती। हुकूमत मंडी से रेट लेके आती है, रोज मंडी में जाके रेट तय होते हैं। हुकूमत की उसके बाद जिम्मेदारी होती है कि उस रेट के मुताबिक लोग उसको मिसयूज ना करें। मैं बतौर एमएनए मुझे हर दिन डीसी रावलपिंडी और रेट लिस्ट भेजते हैं और डीसी रावलपिंडी का काम होता है कि वो मार्केट कमेटी के लिए जाके मंडी में देखे। हाँ, हुकूमत कीमत तय नहीं करती। हुकूमत कीमत जो तय होती है उसको अमल दरामद करने में हुकूमत का रोल होता है। ये थोड़ी सी वजाहत होती है, करनी होती है कि जैसे कुछ चीजों की जिम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत पे है। अगर आपने पेट्रोल की आज बात की तो मैं मान रहा हूँ, बिजली की बात की मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजों की कीमत कानून के मुताबिक हुकूमत ने तय नहीं करनी होती, वो मार्केट तय करती है। इम्प्लीमेंटेशन फिर किसका काम होता है बासी साहब? चले ठीक है, अगर एक लिस्ट आवेजा कर दी जाती है जहां, और हमने हमेशा देखा कि जो लिस्ट आवेजा की जाती है ना उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता, तो फिर जिम्मेदार कौन बनता है यहाँ पे? अगर किसी जगह पे लिस्ट आवेजा हुई है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो कराची में उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, केपी में और पंजाब में पीटीआई है, इस्लामाबाद में पीटीआई है। जो मकामी हुकूमत होती है जिनका डिप्टी कमिश्नर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अगर जो मंडी में कीमत तय हुई है उस दिन की डिमांड सप्लाई के मुताबिक उसको वो अमल दरामद करने के लिए लोकल इंतजामिया जिम्मेदार होती है। लेकिन जब भी हैरानगी की बात ये होती है कि कराची में महंगाई हो तो लोग मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसमें जो सूबाई हुकूमत है उसकी जो अपॉइंट की हुई, उसकी जो तैनाती की होती है इंतजामिया की, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर मुल्की ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें या जैसे मैंने कहा बिजली और
पेट्रोल और गैस की बात करें तो वो जिम्मेदार हुकूमत है, लेकिन बिजली भी सबसे बड़ी वजह है महंगाई की, और जिसकी वजह हम नहीं है, जो पुरानी हुकूमतों ने वायदे किए हुए हैं, जिसको हमें ऑनर करना पड़ रहा है। और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बदकिस्मती से उम्मीद कोविड करते के हैं बाद बहुत जी तेजी जो से बढ़- इक़दामात हैं उनसे ज़रा महंगाई कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि गरीब बंदे की बस हो गई है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किस पास से जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। सदाकत अब्बासी साहब हमारे मौजूद थे। एक बात आपने बोला ना गरीब बंदे की बस हो गई है, ये सिर्फ गरीब बंदे की बस नहीं हुई, तमाम तर लोगों की अब बस हो गई है। आप खुद सोचें, ये पेट्रोल कौन अफोर्ड कर सकता है? वो जो कि जिसके पास अपनी बाइक है, जिसके पास अपनी गाड़ी है, वो लोग भी अब परेशान हैं। बिजली महंगी होती जा रही है, गैस महंगी होती जा रही है, महंगाई की शरह इस कदर बढ़ गई है कि हर तबका इससे मुतासर है। बिल्कुल अब आप देखिए पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका तो खत्म हो गया है, अब जो मिडिल क्लास में था वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और एक तबका है जो कि अमीर है तो वो अमीर से अमीर होते जा रहा है। लेकिन अब शफात यही बात है कि अब क्या किया जाएगा, कैसे हमें इस महंगाई की दलदल से निकाला जा सकता है? बड़ा टू द पॉइंट सवाल है जी, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े माशाल्लाह हम देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में, ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं कि जिनके अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल डलता है। लोग अभी 2 महीने पहले तक ये हाई ऑक्टेन फ्यूल 106 रुपए का था, अब वो माशाल्लाह जो स्पीड से जा रहे लगता है 150 को, लोग कैसे बर्दाश्त करें? उनका जवाब 8-8 महीने बाद और वो गाड़ियां मार्केट से गायब होगी क्योंकि लोगों ने खरीदी हैं। ठीक है जी, तो ये एक सवाल है जिसका जवाब बहरहाल हमें ढूंढना है जी। पेट्रोलियम प्राइसेस को भी कंट्रोल में आना चाहिए, कोई पॉलिसी वाइज जाना चाहिए। लेट्स सी जनाब, आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे एक आम खबर शामिल करते हैं जनाब। असद उमर साहब का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 65 साल और जायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करके 1166 यानी 1166 पर SMS कर दें। इस ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन का आगाज मार्च से हो जाएगा। बिल्कुल से बात है, बहुत अच्छी खबर है जो कि असद उमर साहब ने आज ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जो मोमर अफराद है पाकिस्तान में उनकी भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे 1166 में, तो उसके जवाब में जैसे हमने दिनों पहले शो भी किया था, आपको एक पिन कोड आएगा और साथ में आपको एक तारीख बताया जाएगा जिसमें आपकी वैक्सीनेशन की जाएगी। सो इंशाल्लाह मार्च से कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चलें जनाब, आपका थोड़ा सा मुंह तो जो है कड़वा हो गया होगा महंगाई की और पेट्रोलियम की खबर सुन के, थोड़ा सा मुंह मीठा भी कर देते हैं जनाब। कल खुश्क हो गया जमात, कड़वे से खुश्क हो गया। वाकई कल जनाब साउथ अफ्रीका 46 for 6, 63 for 7 लग रहा था 70 के अंदर अंदर निमट जाएगी, लेकिन कल साउथ अफ्रीका की टीम ने क्या वालिहाना कमबैक दिया। पाकिस्तानी टीम के सामने टारगेट रखा, लेकिन शाहीन जनाब कल फुल फॉर्म में थे। और कल हमारा बाबर आजम, हमारा जो रानी तोप है वो फाइनली जनाब बाबर आजम कल चले हैं जनाब, और क्या उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, मजा आ गया। फाइनली पाकिस्तान ने ये T20 सीरीज जीत के T20 की तारीख में 100 T20 जीतने वाली पहली टीम होने का एजाज हासिल कर लिया। शफात, ये वाकई आपने बड़ी कमाल बात की। वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने जनाब इस हवाले से बना लिया और कामयाबियों की सेंचुरी करने वाली दुनिया की पहली टीम, जैसे भी शफात ने भी आपको बताया कि पाकिस्तान बन गई है। और टेस्ट ने व्हाइट वॉश के बाद अब T20 में भी शाहीनों ने प्रोटियाज को आउट क्लास कर दिया है। ये सीरीज 2-1 से उन्होंने अपने नाम की है। और गुज़िश्ता रोज आपने देखा लाहौर के गजाफी स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20 में बाबर आजम ने टॉस जीतकर जिस तरीके से मेहमान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी और उसके बाद नवाज जाहिद और उस्मान की घूमती हुई गेंदों ने प्रोटियाज को घुमा कर ही रख दिया, और ऐसा घुमाया कि फिर वो बैटिंग करना ही भूल गए। लेकिन शफात, कल जब पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो सेलिब्रेशन बड़े मजेदार तरीके से हुई। जी जनाब, ये हमारा शहजादा जो है प्रिंस ऑफ लाहौर, ये जनाब हसन आया सामने और इसने कहा कि मैं और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये आपने देख लिया जनाब, ये हसन है, ये उसकी टीम है और ये सब यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं जनाब। और क्यों ना करें, जाहिद महमूद जनाब बड़े अरसे बाद, बहुत अरसे बाद जाहिद महमूद को फाइनली उनका डेब्यू मिला। और क्या डेब्यू मिला, और डेब्यू में उन्होंने क्या पहला ओवर कराया। पहले ही ओवर में 2 विकेटें मिली हैं जनाब जाहिद महमूद को। इनक्रेडिबल इनिंग्स, इनक्रेडिबल ओवर, और बहुत खुश थे जनाब जाहिद, और साफ लग रहा था कि माशाल्लाह जेन्युइनली डिजर्विंग टैलेंट।
एक ऐसा बंदा जिसको चांस पहले मिलना चाहिए था। और मदिया, मुझे कल का मैच देख के ना और कल लाहौर की विकेट देख के मुझे लग रहा है क्या? कि जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड T20 का फाइनल हो रहा होगा इंशाल्लाह बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो यही जाहिद महमूद होगा जो कि कोहली की किल्ली खड़काएगा। मुझे लग रहा है, मुझे अभी से वाइब्स ऐसी आ रही हैं एंड आई एम सुपर प्राउड, आई एम सुपर ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह ऐसा होगा। सो ऑल द बेस्ट जनाब आप सबको इस हवाले से, पाकिस्तानी टीम को। बिल्कुल जपात। और बेसिकली जो हमने कल स्पेसिफिकली देखा कि हसन अली साहब ने जिस तरीके से एंड में बोला कि ये हम हैं, ये हमारी टीम है और हम टीम जीतने के बाद पार्टी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कंटेंट क्रिएटर ब्लॉग में उनका नाम शायद दानी समथिंग दनानी दनानी जी जनाब, इन्होंने बड़े मजे की एक बेसिकली वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब स्पेसिफिकली बर्गर लोग जब आते हैं मड़ी में तो वो कैसी अपनी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके बाद हमने देखा कि मीम्स का तूफान आ गया। तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपके साथ शेयर कर। सो ये मैं हूँ, ये शफात है और यहाँ पे हमारा शो हो रहा है जो कि आपने देख लिया। पार्टी हम कर नहीं सकते शो में, लेकिन जिन्होंने पार्टी की हम उनसे बात करेंगे। दनानीर मुबीन, जिनकी ये वीडियो आई और उसके बाद ये वीडियो वायरल होगी। अस्सलाम वालेकुम दनानीर, वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये कौन सी पार्टी थी, ये कहाँ पे पार्टी हो रही थी कि आपने जिसकी एक वीडियो बनाई और पूरी दुनिया में सवालों से बात हो रही है? मैं और मेरे दोस्त हम गए हुए थे नथिया गली से वापसी पे हम रुके थे खाना खाने के लिए। और ये थी आई थिंक कोई एबटाबाद के करीब जगह थी। तो हम, और वो जगह भी इतनी खूबसूरत थी, सनसेट हो रहा था। हम लोगों ने गाड़ी में गाने लगाए हुए थे। हम लोग निकले खाने के लिए और बस हम वहाँ पे, मैंने अपनी फ़ोन निकाला, वीडियो बनाई और वो दिन था और आज का दिन है। मैं इस सिचुएशन से थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये बताएं कि बंदा प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा होता यार मैं एक ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ टिकटॉक पे, वो इतनी निकल जाएगी कि पूरी दुनिया में उसका जो है ना वो एक रेलेवेंसी बन जाएगी पॉडी की। तो सोचा हुआ था कभी क्योंकि आप इतने अरसे से कंटेंट क्रिएट करें, कभी कोई आइडिया था यार कि मेरा कोई कंटेंट ऐसा हिट हो जाएगा? जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही थी तो मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी वायरल हो जाएगी, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा इस वीडियो को। नियत तो यही थी कि मतलब जो लोग देखें वो इसको एंजॉय करें, दे लाफ अबाउट इट, लेकिन इतनी वायरल हो जाएगी ये मुझे बिल्कुल नहीं। सबसे मज़े की बात ये है कि आम बंदे ने रिलेट नहीं किया, बड़े से बड़े हमने देखा, हमारे सुपरस्टार्स भी आए, उन्होंने भी आके इस मीम में अपना जो हिस्सा है ना वो पूरा डाला। जो पूरा अवामी इस वक्त रद्द-ए-अमल है, जो लोगों का रिएक्शन है, वो आपको कैसा लगा? मुझे तो अभी तक जितना रिस्पांस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ बिन वेरी काइंड, बहुत ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट, इतनी सपोर्ट। बाकी देखें, एक जो चीज़ इतनी वायरल हो जाती है उसमें कहीं ना कहीं तो कोई नेगेटिविटी, कोई कमेंट्स आ जाते हैं, तो इट्स ओके। बाकी इतना ज़्यादा प्यार मिला है तो आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप स्टार हैं, आप बन गई हैं स्टार, एंड नाउ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, नाउ यू आर रेलेवेंट। अब आप प्रॉपर इन्फ्लुएंसर हो गई, तो आपने फिर क्या सोचा है, क्या करना है? कोई शोबिज़ में एंट्री क्या होगी, क्या मशागिल है, कैसे अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज करना है, क्या गेम है? शोबिस का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ ना तो मुझे परमिशन है और ना ही मेरा शौक़ है। मैं ब्लॉग के हद तक, अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हद तक अपना कंटेंट क्रिएट करूँगी। उसके अलावा मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है, मैं कभी कभी सिंगिंग भी कर लेती हूँ। मुझे हॉर्स राइडिंग का भी बहुत शौक़ है और मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम गुजारती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच। दनानीर मुबीन हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बड़े मज़े की एक वीडियो बनाई। दनानीर, थैंक यू सो मच इस हवाले से भी कि आपकी वीडियो को देखने के बाद लोगों ने ऐसी मीम्स बनाई कि जिनको देख के दिल खुश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। ये कमाल हो गया। तो जनाब ये शफात है, ये मदिया है, आप बाखबर सवेरा देख रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया और ये ब्रेक हो रही है, ये ब्रेक हो रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताएं कि आज दुनिया भर में बच्चों के कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और अगर हम देखा जाए तो हर साल तकरीबन 4 लाख बच्चों में कैंसर की तशखीस होती है। वो ममालिक जो कि जिनको आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कह सकते हैं, उनमें जो कैंसर जिन बच्चों को तशखीस होता है तो उनमें जो क्योर की जब बात की जाती है तो तकरीबन 80% बच्चे जो हैं वो सेहतियाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो ममालिक जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जिनका शुमार नहीं होता, जिनका शुमार अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, उनमें बच्चों की जो सर्वाइवल रेशियो होता है वो 15 से 45% होता है
और ये क्यों होता है शफात? हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों में पता नहीं, क्योंकि खास की चीज़ भी नहीं है जिसे हम तशखीस कर सके, कोई ऐसी स्क्रीनिंग का प्रोसेस भी नहीं है जिसको हम बच्चे को देख के कह सकें कि बच्चे की स्क्रीनिंग करवा लेते हैं, पता चलता है बच्चे को कैंसर है कि नहीं है। ये आपने दुरुस्त बात कोई कही सोचता भी कि नहीं है। बिल्कुल बच्चों में सर्वाइवल बहुत कम है इस हवाले से, लेकिन बहुत सारे केसेस में सर्वाइवल है भी। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि कैंसर होता क्यों है और छोटे बच्चों को क्यों होता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रेडिएशन का एक्सपोजर है ज्यादा, क्या हमारे लाइफस्टाइल की कोई खराबी है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम है, वी डोंट नो। इस हवाले से बात करने के लिए जनाब डॉक्टर सैयद अहमद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जनाब सीनियर कंसल्टेंट इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। सर पहले तो विदाउट मच अडू चलते हैं बच्चों के कैंसर में मोस्ट जो कॉमन कैंसर है विच इज़ खून का कैंसर, ALL, ल्यूकेमिया, क्या वजह है कि बच्चों में ये इतना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? सर्वाइवल रेशो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यार भाई न्यूज़ का कि उसने इस इंपॉर्टेंट इशू को आज 15 फरवरी कैंसर डे के हवाले से इशू को रेज़ किया। जो कि आपका सवाल है कि बच्चों के अंदर जो ल्यूकीमिया कॉमनस्ट कैंसर है और क्यों सर्वाइवल के इशूज़ हैं, तो हम पाकिस्तान में समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैंसर जो हमारा आदाद शुमार है कि तकरीबन 10,000 बच्चों को एवरेज कैंसर होता है ना सालाना, और उसमें से ऑब्वियसली 1/3 ऑफ ऑल कैंसर जो है वो खून के कैंसर होते हैं। यूँ समझ लें कि 3 से 4,000 बच्चे जो होंगे उनको खून का कैंसर होगा। अच्छा, जब बच्चे की बात आती है तो सबसे पहले आप एक लेमैन के तौर पे, हम जब हॉस्पिटल में हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, माएँ आती हैं, वालिदैन आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो उनका पहला सवाल है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हो गया? पहला सवाल ये होता है, जो कि जेन्युइन है। और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी ऐसे होते हैं कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, जब तक आपने विजिट नहीं किया हॉस्पिटल में, और इंसान के दिमाग में नहीं आता। और ना आने की वजह से क्या होता है कि डिले इन द डायग्नोसिस होता है। मतलब शक पे पड़ना कि बच्चे को बुखार चल रहा है, 7 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, छोटी छोटी गिल्टियाँ दिमाग में निकल रही है, किसी ने उसको टीबी की दवाई दे दी, किसी ने उसको एक एंटीबायोटिक, किसी ने उसको दूसरी एंटीबायोटिक दे दी, विच अल्टीमेटली लीड टू डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस टू अ प्रॉपर सेंटर। प्रॉपर जगह पे मरीज नहीं पहुंच पाता, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बीमारी आम जबान में जड़ पकड़ लेती है, वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं कैंसर के, जो कि ऑलमोस्ट दिमाग में और तमाम जगह पर फैल जाते हैं, फिर डिजीज़ को टेक आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा इस चीज़ का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम लोगों को अवेयर इस लिहाज से करें कि अर्ली डायग्नोस हो, वालदेन कब रेड फ्लैग्स यानी कब खतरे की घंटी हो कि वालदेन फ़ौरन किसी ऐसे सेंटर पर रुजू करें। देखिए टेस्ट बहुत आसान है, सिंपल आप एक CBC करेंगे ब्लड टेस्ट, जो कि आपको बता देगा कि इस बच्चे को ब्लड कैंसर की तरफ पॉइंट कर देगा। 50 रुपए से लेके 300 रुपए तक में हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, वो आपको पॉइंटर दे देगा कि यार गड़बड़ है, ल्यूकीमिया लग रहा है। फिर वहाँ से फ़ौरन बच्चा पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में, पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, वहाँ पे बच्चों के कैंसर के सेंटर मौजूद हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के अंदर भी पूरा फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और बेहतरीन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। और टाइम पे पहुँच जाते हैं बच्चे, जो बच्चे गुड रिस्क होते हैं यानी जो कि कंपैरेटिवली जल्दी पहुँच गए हमारे सेंटर के, नॉट ओनली फॉर कैंसर, फॉर ब्लड कैंसर, फॉर एनी कैंसर, की है कि अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी पहुँचना और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाना इज की टू अल्टीमेट आउटकम। ये अच्छा, इसमें आप ये बताइएगा इसमें फैमिली हिस्ट्री का कितना अमल दखल होता है? जैसे आपके फैमिली में अगर ऐसे कैंसर्स के कुछ केसेस हों और आपका बच्चा कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिम्टम, जैसे कभी कभी 2 दिन के लिए बुखार चढ़ जाता है, फिर 1 हफ्ते बाद देखते फिर बुखार चढ़ जाता है, तो क्या वो भी हमारी कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, पोजीशन है कि हमें बच्चे का कोई टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए कुछ कैंसर्स के अंदर तो ऑब्वियसली जेनेटिक, अगर आप मुझसे पूछेंगे बच्चों में कैंसर की क्या वजह होती है, तो उसमें मेरा पहला जवाब तो होगा कि हमें नहीं पता। लेकिन जो दूसरी कॉमन वजह हमें नज़र आती है ओवर द टाइम, वो है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, यानी मोरोसी तौर पर बच्चों में कैंसर के अवामिल या कैंसर के होने की सलाहियत का प्रेजेंट होना। ज़ाहिर ऑब्वियसली अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे बच्चों में हम ब्रेन ट्यूमर को देखते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर अगर फैमिली में रन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके सिबलिंग को चांस, तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पर डाल देना ताकि अर्ली पिक करें और अर्ली इंटरवेंशन हो। इसी तरीके से अगर जो आपने इस कॉम्पोनेंट किया कि डाइट, ग़िज़ा का फैक्टर हो, कुछ जगह रेडिएशन से एक्सपोजर हो अननेसेसरी, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आदमी बहुत ही मुहतात रहे लाइफस्टाइल के अंदर, खाने पीने के मामले में, रहन सहन के मामले में, हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करे, जो कि अल्टीमेटली शायद बराह रास्त कैंसर को कम करने का तो बायस नहीं बनते, लेकिन इट अवॉइड अदर इलनेसेस एज वेल, जो कि कैंसर को करने का बायस बन सकती हैं। अच्छा, ये तो चले हम यहाँ तक तो बात मान लेते हैं कि जी हमें वजूहात नहीं पता, फैमिली हिस्ट्री होती है। यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर आता है, हम कोई भी बीमारी डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इन ब्रीडिंग है, जो कज़न मैरिजेस हैं, उस हवाले से कहीं ना कहीं डिस्कशन होती है। ये वो कोई वाहिद केस है जो कि इस हवाले से भी मुबर्रा है कि इसमें कोई ऐसा बाज़ाहिर ताल्लुक नहीं है कि जो फैमिलीज़ में जो इंटर फैमिली मैरिजेस होती है, कज़न मैरिजेस होती हैं, उनमें ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं। ये तो अक्रॉस द बोर्ड है, मैं राइट? बिल्कुल सही है। कुछ कैंसर में शफात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आंखों का कैंसर होता है, हमारे पास फैमिलीज हैं पूरी, अब्बा को कैंसर हुआ, उसके सिबलिंग को, छोटे बच्चे को हुआ, भाई को कैंसर हुआ, उसके सिबलिंग को, तो हम लोग इन बच्चों को स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पर डाल देते हैं कि अगर आपको कोई भी बच्चा आता है दुनिया में
या 5 साल से छोटे बच्चे, प्लीज़ उनका छोटा सा एक आंखों का मुआयना करवाना है, जस्ट टू पिक अर्ली, अदरवाइज वी हैव टू यानी आंख को निकलवाना पड़ जाता है कैंसर के अंदर, तो इतना सिवियर भी होता है। तो लेकिन कुछ चीज़ों में ये जेनेटिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ों में टू बी वेरी फ्रैंक हमें नहीं पता। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब वो जो कि बालिग अफराद होते हैं, उनके लिए तो कीमो और रेडिएशन का प्रोसेस देखा जाए तो उनके लिए बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि बच्चों को भी मेडिसिन सिर्फ नहीं दी जाती, उनको भी हमें कीमो की तरफ लेके जाना पड़ता है, उनको भी हमें रेडिएशन की तरफ लेके जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन इसमें सक्सेस का रेशियो क्या है? ये ज़ाहिर आपके पास सवाल है, लेकिन समहाउ कभी कभी हम भी अल्लाह की कुदरत पे हैरान होते हैं कि मेरे पास 1-2 महीने के बच्चे भी आपको मिलेंगे, इन्फेंट जिनको कीमोथेरेपी मिल रही है, ठीक है, आपने देखा होगा अपनी आँख से। तो सब हमने देखा कि बच्चे बड़े रेजिलियंस होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर शायद कोई ताकत दी हुई होती है, अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है कि वो इस पूरे प्रोसेस को बर्दाश्त करते हैं। कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, इवन बड़ी बड़ी सर्जरी बच्चे बर्दाश्त करते हैं, लिम्ब सैल्वेज है, इन्यूक्लेशन है, या बहुत सारे इस तरह के जो हम कैंसर को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स लेते हैं उनको लेते हैं। तो समहाउ बच्चे रेजिलियंस होते हैं। अच्छा, मौजूदा जो सपोर्टिव केयर है, यानी सपोर्टिव केयर का मतलब ये है कि पेन किलर्स, मुंह को पकने के लिए दवाइयाँ देना, इन्फेक्शन से बचाव के लिए ब्रॉड एंटीबायोटिक्स और सारी चीज़ें, उसकी वजह से उन सपोर्टिव केयर की वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर, और एनाल्जेसिक्स मैं खास तौर पे करूँगा, कि बच्चों के अंदर उस चीज़ को बर्दाश्त करने की सलाहियत कंपैरेटिवली बच जाती है। लेकिन हमने देखा है कि ओवर द टाइम बच्चे बस मज़े से लगवा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको देख के अल्लाह ताला की रहमत देख रहे होते हैं हमने, आप मैं तो आईपैड पकड़ा होता है, इसी फोन पकड़ा होता है, इसमें लगे होते हैं। बिल्कुल समहाउ, और कुछ लोगों को ऑब्वियसली, और ये पर्सन टू पर्सन भी करती है, खासतौर पर जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 15 एडोलेसेंट जो होते हैं, वो समहाउ बड़े खौफजदा हो रहे होते हैं, उनको पैनिक हो रहा होता है, वो फेयर उनको हो रहा होता है। लेकिन जो गोद में आ रहे होते हैं लैब के अंदर, 6 महीने 5 साल 6 साल के बच्चे, दे आर डूइंग अमेजिंग। लेकिन अल्लाह पाक की क्या कमाल कुदरत है कि बच्चे रिकवर भी कर जाते हैं। इसमें आप डॉक्टर्स का ही बड़ा किरदार है कि जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, और पेरेंट्स को भी यहाँ पे हौसला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, और अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को औलाद के गम से महफूज रखे जनाब। लेकिन एक चीज़, जब आपके बच्चे को बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है ना, उसका CBC ज़रूर करवा लें, हो सकता है आप इतनी बड़ी बीमारी से बच सकें अगर हो तो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम खत लिखकर किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक दरखास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा को किसी बेंच में शामिल नहीं किया। जस्टिस फायज ईसा रवां हफ्ते तरक्याती फंड्स केस में इख्तलाफी नोट तहरीर करेंगे। लाहौर लेके चलते हैं जनाब आपको। पुलिस का खौफ दिल से खत्म हो गया जनाब। डॉल्फिन फोर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन एक बंदा है नशे में धुत सरेआम घरों पे फायरिंग कर रहा है। और लाहौर के इलाके गुजरपुरा में ये वाकया जुमे को पेश आया है, और CCTV फुटेज जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें ये मुलजिम जो है उमर पहलवान, इसको फायरिंग करते हुए वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल जी, जो दूसरा साथी था वो मोटरसाइकिल पे मौजूद रहा। वीडियो जब सोशल मीडिया पर आई तो फिर हमने देखा कि पुलिस भी एज ऑलवेज और हस्बे मामूल हमने देखा कि तभी हरकत में आती है, और फिर मुलजिम की तलाश शुरू हुई। लेकिन 4 रोज बाद भी ये मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इसी वाले से मजीद तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बाबर ये बताएगा कि कुछ पता चल सका है ये कौन हजरत थे जो कि पुलिस की मौजूदगी में, डॉल्फिन फोर्स की मौजूदगी में खुले आराम से फायरिंग भी करते रहे हैं, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। वीडियो वायरल होने के बाद उनको याद आया भाई उस बंदे को पकड़ना था हमने। बिल्कुल जी, आपने सही कहा मदिया कि लाहौर में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनका पुलिस का खौफ बिल्कुल उनसे ख़त्म हो चुका है। ये शख्स उमर पहलवान है, कोट ख्वाजा सईद गुजरपुरा में। गुजरपुरा का इलाका वही है जो जराइम का गढ़ है, जहाँ पर जो खतून के साथ ज़्यादती केस भी इसी इलाके में हुआ था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहाँ चौकियाँ भी बनाई। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स, पीरो फोर्स और दीगर फोर्स सारा दिन घूमती रहती है। चोरी की वहाँ का बदमाश है और उसका इकरार के नशे में अपने मुखालफिन के घर जाकर अंदर कुछ फायरिंग की है। बाबर, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप बता रहे हैं जनाब, वहाँ पे गश्त बढ़ गया है, वहाँ पे चौकियाँ नहीं बना दी हैं, नफरी बढ़ी है। क्योंकि जब पहले भी हम गुजरपुरा के हवाले से बात करते थे तो मसला ये था कि जनाब नफरी नहीं है वहाँ पे मौजूद। बहुत ज्यादा वहाँ पर चौकी बना दी गई है, 2 चौकियाँ वहाँ पर बना दी गई है। लेकिन अफसोस बात यह है कि लाहौर में तजर्बात हो रहे हैं पुलिस में। कब आए रोज जो DIG ऑपरेशन तब्दील कर दिए जाते हैं, CCP लाहौर तब्दील कर दिए जाते हैं।
अफसोसनाक अमर यह है कि ये वाकया हुआ अभी जुमे को, ये वाकया हुआ कल रात तक डीआईजी ऑपरेशन को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। जब मेरी उनसे बात हुई है, डीआईजी ऑपरेशन ने कहा कि मैं पता करता हूं, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उसको लेकिन अभी जो बाबर है मुकदमा की जिसकी बात करें, मुकदमा क्विकली बताइएगा। मुकदमा दर्ज किया गया जी 337 या फिर 444, जिसमें बड़े आराम से आप बरी भी हो सकते हैं, आपको जमानत भी मिल सकती है। देखिए जी 337 H2 और 440 ऐसी दफात है कि उसकी जाते ही जमानतें हो जाएंगी। उसने खौफो रात पिलाया, अगर उसको पुलिस चाहती तो उसको लाइसेंस की मनसूखी के लिए पुलिस जो है ना दरख्वास्त दे सकती। क्योंकि नशे में धुत ऐसी अंधी गोली में, ये अंधी गोली किसी को लग भी सकती थी, किसी की कीमती जान भी जा सकती थी, उसका खैर कुछ नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया जी बाबर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ में। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। एक बात खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और कराची वालों अच्छी खबर सुना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपना पेटी कस लें और जरा किसी ऐसी नशिस्त पे जाके बैठ जाएं कि अगर आपको फौरन छलांग मारने की जरूरत पेश आए तो आप कहीं जाके छत से न टकरा जाएं या सामने वाले खंभे में न बच जाएं या डैशबोर्ड से सर मार के अपना सर न फाड़ लें। क्योंकि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि ग्रीन लाइन मंसूबा, उसकी इफ्तिताह की डेट आ गई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक, मुबारक। पर मेरी गल सुनो पड़ावा, या ये आपने कहा किसी खंबे से जाके टकरा ना जाएं, पर अगर बत्ती नहीं आ रही होगी तो खंबे में तो करंट भी नहीं होगा, तो फिर तो कुछ होगा भी नहीं। That is the point। लेकिन द पॉइंट इज कि सिर्फ करंट ही नहीं होना, आपने अपने मते का भी ख्याल करना है, वरना आप कहीं अगर किसी जाके खंबे से बच गए और आपका मथा सूझ गया तो लोग कहेंगे यार बड़ा अजीब पैड़ा आदमी है, मैं मथा सुझा के बैठा हुआ होता है। ये मथा सूझ हमारी एक स्लैंग है जिसमें हम कहते हैं जनाब जो बंदा नाराज रहता हो तो मथा सूझ वैसे भी सूझ सकता है कि अगर आप किसी जाके खंबे से बच जाए। खैर लेकिन एटलीस्ट माथे पे शिकन नहीं आएगी शफात, उससे शिकन गायब हो जाएगी। क्या बात कही आपने, क्या बात कही आपने। यानी इतनी दिलचस्प बात है ख्वातीन और हज़रात कि आपके माथे पे शिकन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां पे फोड़ा निकला हुआ है, और वो फोड़ा इसलिए निकलेगा क्योंकि आप खुशी के मारे जाके खंबे में बच गए। आप ये भी समझ सकते देखिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और आज हमें क्योंकि फुल डे डर है कि आज 5.5 रुपए पेट्रोल फी लीटर की कीमत में इजाफा हो जाएगा, तो हम दिमागी तौर पे हम थोड़े अपसेट हो गए, जिसकी वजह से मुझे अपनी हुकूमत से पूरी उम्मीद है 5.5 नहीं 4 रुपए, 2.5 से 4 रुपए। माँ सदके जाए, माँ सदके, मतलब 4 रुपए भी बढ़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं वो देखो अवाम के दोस्त है ना, वो तो उन्होंने जिन्होंने बढ़ानी थी उन्होंने तो कहा 16 रुपए बढ़ाओ। ये तो हुकूमत को दर्द है हमारा, मजाक समझा हुआ यार, कोई शर्म, कोई हया, कोई एथिक। मुझे कह रहे हैं ये, मुझे कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं। मैंने इशारा कर दिया था, शुक्र आपने क्लियर कर दिया। लेकिन देखिए अगर आप कह रहे होंगे ना मदिया और शफात को एकदम क्या हो गया, ये आज क्या हरकतें करे, तो ऑफ कोर्स भाई मतलब हमारा भी शुमार आप लोगों में ही होता है। हम भी महंगाई से उतने ही सताए हुए जितने आप महंगाई से सताए हुए, और जितना पेट्रोल बढ़ जाने के बाद मुझे पता है ये अंडा क्यों महंगा होता है शफात। यार ये क्या बात हुई, मतलब फौरन से आप बिजली और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और ग्रीन लाइन की तारीख और फौरन अंडा, वाई? क्योंकि मतलब ऐसा कौन सा कोई मतलब, क्योंकि अभी जब हमने बुलाना है ना इनको कि जी आंडों की प्राइस क्यों बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा ना जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। हमने फिर शाकिर गुर्जर साहब को बुलाना है, जी आपने दूध की प्राइस बढ़ा दी, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, तो क्या करेंगे। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि चाइना मोबाइल महंगे हो गए, वरना वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमारी मैसेज जो मोबाइल पे गाने सुनती है, कॉल पैकेज महंगा हो गया। कोई बहाना कोई भी हो सकता है। आइंदा मैंने यही बहाना, मुझे कोई बोले जी क्यों दूध क्यों जल गया, फलानी चीज क्योंकि खाना क्यों बुरा बना, मैं कहूंगी जी क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। मेरे पास भी ये रीजन है। टॉप स्टोरी सुनते हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के असरात, तरक्याती कामों का पहिया चल पड़ा, नए फायर टेंडर्स आ गए, ग्रीन लाइन बस की नई तारीख भी आ गई, तरक्की के लिए विफाक और सिंध में इत्तेफाक जरूरी है। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी, सियासी महाज फिर गर्म हो गए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं वोट बेचने वालों पर लानत। शेख रशीद कहते हैं ओपन बैलेट हो या सीक्रेट, बिकने वाला तो बिकेगा। तो जनाब पहले तो आपको बताएं कि कराची के हवाले से आप जब कहते हैं ना कि जनाब कराची को देखें, आप ये फलाना मंसूबा दें, लगा के दें, तो उसकी आप एक फौरन वजह भी बताते हैं, यार ये शहर कमा के देता है, अल्लाह ने बंदो इस शहर के ऊपर इन्वेस्ट करो, इस शहर को कोई दुबई के हम पल्ला शहर बनाओ, को खूबसूरत, को पता चले कि यार ये भी एक तिजारती हब है दुनिया का। तो उसके आगे जो है वफाक और सिंध आपस में कहते हैं नहीं तने क्या है कि मैंने क्या, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तावेल मावेल शुरू हो जाती है और मंसूबा
खटाई का शिकार हो जाता है। बिल्कुल शफात, लेकिन अब नजर आ रहा है कि थोड़ी बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई है। कराची की सूरत हाल बेहतर होने के मौके पैदा हो गए हैं और उम्मीद भी काफी जरा जागी। हमने ऑलरेडी देखा कि नालों पे जो कायम तजावुजात हैं वो तो ऑलरेडी हटाए जा रहे हैं। K4 मंसूबे पर भी काम हो रहा है और कराची सर्कुलर रेलवे पे भी पटरी जो है वो चल पड़ी है। ग्रीन लाइन मंसूबे के आखिरी 2 मराहिल पर काम अब शुरू हो गया है और रवां बरस जदीद ट्रेन ट्रांसपोर्ट का निजाम भी चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नजर न लगे, ऐसा ना हो कि ये भी एक माजी की 26 तारीखों की तरह ये भी एक 27वीं तारीख शामिल हो जाए। फायर टेंडर बता आ गए जनाब, KMC के सुपुर्द हो गए। शहर का एक बड़ा मसला हल हो गया। छोटे छोटे मजदार से फायर टेंडर है, पतली पतली गलियों में भी जा सकते हैं, बाउजर भी लगे हुए, स्नॉर्कल भी है, फुल ऑन माहौल। असद उमर साहब कहते हैं कि शहर के हालात में बेहतरी के लिए सूबे और विफाक में बैठे लोगों को जिम्मेदारी पूरी करना होगी। जो KMC के हालात हैं कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, डीजल डलवाने के फायर टेंडर में पैसे नहीं है, तो ये तो सब उस वक्त होगा जब इस शहर को ओन किया जाए और जो भी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो सूबे में है, वफाक में है, वो इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं जनाब कि जब से ये मालूम हुआ है कि KMC के हालात इतने खराब हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं है। बिल्कुल ही, तो उन्होंने कहा कि फिर तो 100% विफाक की जानिब से अदायगी के बाद ये फायर टेंडर्स अब हासिल किए गए हैं। क्या कहना था उनका इस तकरीब में, आपको सुनवाते हैं। हमारे पास मेयर को लोग बेचारा कहते हैं क्योंकि उसके पास ना इख्तियार है ना पैसे हैं। तो उसके बाद हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। ये 100% फेडरल की वफाक की इन्वेस्टमेंट के तहत ये फायर इंजन यहाँ पर पहुंचे हैं। उनको हमने इसकी मालकी के लिए रखा है कि वो ये यकीनी बनाएं कि इसके अंदर डीजल है, ये यकीनी बनाएं कि इसकी मेंटेनेंस हो रही है, जो कि 3 साल की वफाक ने अपने ज़िम्मे ली है उसकी पेमेंट। तो इसमें हमने तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को अपना पार्टनर लिया है। हमने ये डिसाइड किया कि हम रेंजर्स को भी अपना पार्टनर इसमें लेंगे और कई शहर में कोई ऐसी इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पाकिस्तान रेंजर्स फायर टेंडर्स के साथ रिस्पॉन्ड कर सके तो उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाए। दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि सिंध हुकूमत KMC को वसाइल नहीं देती कि वो डीजल भी खरीद सके। बड़ी मुश्किल से KMC फायर टेंडर्स लाई है। वजीर आला इसकी बहाली के लिए KMC के साथ अब ताउन करें। सिंध के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट अप्रूव की। 50 फायर टेंडर्स हैं, 2 बाउजर्स हैं और भी फायर टेंडर्स हैं, मगर अफसोस के KMC के पास वो फंड्स नहीं हैं कि वो फायर टेंडर्स ठीक भी करा सके। सिंध गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज KMC को नहीं देती कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसके लिए डीजल भी खरीद सकें। मेरी रिक्वेस्ट है CM साहब से कि बड़ी मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट से ये KMC फायर टेंडर्स ले तो आई है यहाँ, मगर इसको मेंटेन करने के लिए KMC को पैसे भी चाहिए। KMC के पास ड्राइवर्स होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए ताकि टाइम पे ये फायर टेंडर्स अगर कहीं आग लगती है तो पहुंच जाए। तो इसी हवाले से बात करने के लिए जनाब साहब मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा साहब। धामरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह में वक्त दिया। धामरा साहब पहले तो ये बताएं, वो हम बार बार एक बात करते हैं जनाब, कराची के लिए मंसूबे बड़े अच्छे बन जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे बजट्स अप्रूव हो जाते हैं, आखिर में सारा जो मामला है ना वो हाथी गुजर जाता है। वो दुम जो रह जाती है वो ये होता है कि वफाक और सिंध आपस में टकरा जाते हैं। तो क्या इस हवाले से अब जो कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बातें हो रही हैं, जो ये नए नए मंसूबों की बातें हो रही हैं, तो क्या ये दोनों अब एक पेज पे आ गए? देखिए जी, हम एक ही पेज पे हैं और कराची के हवाले से हमने पूरी कोशिश की है कि वफाक की जानिब से हमें एक तो जो वफाक अनाउंस करता रहा है बाज़ औक़ात फंड का 162 अरब रुपए, उसके बाद बहुत बड़ा पैकेज आया, फिर कहा कि एक पेज पे आने के लिए आपको कमेटी हम बनाएंगे, उसमें आना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट उस कमेटी में आ गई। हम मुंतज़िर हैं वफाक के उन ताउन और फंड के हवाले से। अदरवाइज सूबाई जो फंड है वो यूटिलाइज कराची के लिए होते रहे हैं। मैं तो सिर्फ वफाकी फंड की भी रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, मगर जो NFC के पैसे हैं वो खुद नहीं मिलते और चीफ मिनिस्टर सिंध ने कई मरतबा खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि NFC के पैसे जो ड्यू शेयर है सूबे का वो भी नहीं मिल रहा। तो हम एक पेज पे हैं, हमें कोई इतराज नहीं कि वफाक जो है वो काम करे, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द करे, तेजी से करे,
हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जी, और क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं कि भाई कि हमें विफाक और प्रोविंशियल असेंबली का मसला नहीं देखना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला नहीं देखना, हमारे मसले बस हल होने चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा कि असद उमर साहब ने भी कहा है कल कि कराची के कई मंसूबों पर विफाक आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी इखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहा है और उनकी पूरी कोशिश है कि कराची के शहरियों ने जो तकलीफ काटी है उसका इजाला हो जाए। आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे हैरत है इस बयान पे कि कौन सी ऐसी काविशें की हैं वफाकी हुकूमत ने जिससे वो ये करें कि आईनी जिम्मेदारियों से ज्यादा इखलाकी जिम्मेदारी पूरी की है। मैं तो कहता हूं कि एनएफसी जो है वो आइन का हिस्सा है। जो आईनी रिक्वायरमेंट है एनएफसी की, आप वो नहीं दे रहे। उसके बाद वफाक जो है वो कई मरतबा ऐलान कर चुका है कि हम सूबे को पैसा देंगे 162 अरब रुपए। आपको और पूरी कौम को, कराची की आवाम को ये बखूबी पता है कि 162 अरब रुपए का भाषण जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने अर्ली दौर में दिया था जब गवर्नमेंट में आए थे। तो एक तो वो नहीं मिले, दूसरा एनएफसी नहीं मिल रही, और फिर एक कमेटी बनी है, उसको भी गालिबन 1 साल हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट तो आपके बिल्कुल साथ है, आपके साथ बैठी है, मगर वो फंड मिलेंगे कब जब कराची के हवाले से डेवलपमेंट साइड पे काम शुरू हो। अच्छा, अब ये जो कहते हैं जनाब के विफाक की तरफ से आता है कि यार ये आपने मिसाल के तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं ये सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। टेक्निकली ये इदारे जो हैं ये ज़िलाई इंतज़ामिया के पास होने चाहिए। तो इस हवाले से कुछ डेडलॉक तो नहीं पैदा हो गया? कुछ सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है कि यार ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दी जाए हकीकी तौर पर? देखें, इस पे मैं आपको ये कहूंगा कि कल भी वजीर बल्दियात ने एक डीएमसी का दौरा किया और माजी में जो अखराजात होते थे और आमदनी होती थी उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब अखराजात कम हो रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर सूबाई गवर्नमेंट केएमसी को 50 करोड़ पे माहाना ओजेटी फंड के अलावा देती थी ताकि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम करे, मगर वो सारे पैसे वो जो एम्प्लॉय थे, जो गोश्त थे, जो ग्राउंड पे नजर नहीं आते, वो उनकी तनख्वाहों की मद में खर्च हो जाते थे। तो शहरी हुकूमतों के जिम्मे रहने वाले, उनके अंडर रहने वाले इदारों के अंदर ये हाल है कि आपके जो सिंध गवर्नमेंट के 50 करोड़ या 30 करोड़ रुपए की जो एड है वो भी आपकी तनख्वाह की मद में चले जाएं और वो मुलाजमीन आपको कहीं नजर भी नहीं आए। ये पूरी कराची के अवाम को पता है कि क्या हाल था उन इदारों का। सिंध गवर्नमेंट ने कोई शौक नहीं था कि अपने ऊपर ये तनकीद भी बर्दाश्त करें, मगर बावजूद उस बात के कि जब से वो इदारे खत्म हुए हैं, आप खुद जो है वो हर डीएमसी को आप जरा चेक करें कि उनकी आमदनी जो है वो सेविंग हो रही है और अखराजात भी कम हो रहे हैं। तो ये एक डिबेट है। सूबाई हुकूमत को कोई शौक नहीं था, मगर पूरी कोशिश की गई थी कि कराची के इन इदारों को जहां पर ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जिनको हम निकाल नहीं सकते जाहिर है, उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट साइड पे खर्च नहीं हो रहे हैं। ये तो सूबे ने फिर भी सेविंग की है या ताउन किया है अपने ओजेटी फंड के अलावा। धामड़ा साहब एक बात बताइएगा, सिंध में, कराची में बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो हमारे फायर टेंडर्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। बहुत सारे गैर फाल काम ही नहीं करे, स्नॉर्कल्स की सूरत भी सबके सामने। तो अब जो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जी फायर टेंडर्स नए आए हैं और गवर्नर से इस हवाले से कह रहे हैं कि जी इसका जो 100% जो खर्च दिया है, जो उसके एक्सपेंसिस पूरे किए हैं, वो वफाकी हुकूमत ने दिए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नर साहब की स्टेटमेंट, अब मैं गवर्नर है, एक अहम पोजीशन पे है, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट पीटीआई के वुज़रा की या खुद मादी में गवर्नर की जिस पे कोई अमल नहीं हुआ। अब इस इशू पे मैं चेक कर लूंगा, अगर आए हैं तो शहर की भलाई के लिए अच्छी बात है और भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, मगर मादी के जो बयानात हैं वो ग्राउंड नजर नहीं आते। गालबन ये कंप्लेन जरूर है ओवरऑल पीटीआई के साथ ये इशू है, ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया जनाब। आजिज धामरा साहब हमारे साथ, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब एमकेएम से ताल्लुक है, डीएमसीज के साबिक रहनुमा भी, उनसे जरा इस हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये ज़रा बताइएगा कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध में ये एक मुसलसल एक चपकलिश है और मुसलसल जो है एक प्रॉब्लम है। अब वफाकी हुकूमत कह रही है जनाब हम इक़दाम का ऐलान कर रहे हैं, सिंध हुकूमत कह रही है जनाब आप इक़दाम का सिर्फ ऐलान ही कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। आपको लगता है कि कराची जो है वो इस सारे प्रोसेस में कहीं डेवलप हो जाएगा? माजी में तकरीबन एक दिहाई के अंदर कराची को बदकिस्मती से सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट मिला जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा था, वो भी तातुल का शिकार रहा, कराची के लोग प्रॉब्लम्स में रहे और उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से 12 मुख्तलिफ औकात में और कोलिजन की गई, उसकी वो मशरूत थी और उसकी बुनियादी वजह ना सिर्फ जो जायज़ लीगल दफातर हैं उनको खुलवाना था, बल्कि साथ में कराची रिहैबिलिटेशन भी था, कराची पैकेज भी था। बहुत सारी रीजंस थी जिसको जो मुख्तलिफ औकात में हमारी नाराज़गी का सबब भी बनती रही कि कराची की जिस तरह अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है, कराची जिस तरह रेवेन्यू देता है, उस तरह कराची को
रिटर्न में नहीं मिलता। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि सिंध गवर्नमेंट इस बात का उज़र पेश करती रही, क्योंकि एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की उसकी कैपेसिटी नहीं बचती, तो वो सारा मलबा उठा के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ डालती थी। मामूली नौयत का मिलना शुरू हुआ, लेकिन कम अज कम इससे कराची के वो कोर इश्यूज हल नहीं होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का क्लिक प्रोग्राम है, जो कि अनकरीब वर्ल्ड बैंक के जरिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम शुरू होने वाला है, और वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर करने के बाद उसको पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत अहम टास्क है। सही, ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी कहिएगा, देखें इस बात से तो हर कोई इत्तेफाक करता है कि कराची की अगर सूरत हाल बेहतर करनी है, कराची की अगर काया पलटनी है और कराची को वो कुछ देना है जो कि कराची डिजर्व करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ऐसा शहर है जो कि पूरे मुल्क को पैसे कमा के दे रहा है, तो इसमें दोनों को, चाहे वो वफाक हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। इससे इत्तेफाक करते हैं ना? देखिए, कराची को तख्ता मश्क बनाया जाता रहा हमेशा से। कराची के जो रेजिडेंट्स हैं, बिला तफरीक ज़ुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी, वो सफ़र कर रहे हैं अभी, और वो वफाक और सूबे की चपकलिश या पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने का जो कल्चर है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से कराची में रहने वाला शख्स, चाहे वो आबादी प्रॉपर तरीके से ना गिनने की वजह से डिप्राइव हो, पानी की अदम दस्तियाबी हो, K4 का तातुलशुदा मनसूबा हो, और बुनियादी म्यूनसिपल इदारे म्यूनसिपलिटी के हवाले ना करना हो, जैसा कि मेयर के पास कचरा उठाने तक का इख्तियार नहीं था, और इस जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ये चपकलिश का शाखसाना यह है कि कराची, जो कि पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, आज इस हालत में पहुँच गया क्योंकि वफाक के बारे में सूबाई हुकूमत कहती है कि वफाक नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबे का हक नहीं दे रहा, और निचली सतह पर सूबा ये उज़र पेश करता है कि कराची को इसलिए नहीं दे सकते कि सूबे के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन अब मेरा ख्याल है इसको संजीदगी से रियासत को अब फैसला करना है कि कराची के लोगों को अगर सर्व करना है, उनकी बुनियादी ज़रूरियात और उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है रियासत की इंटरवेंशन जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रेहान हाशमी के साथ मौजूद थे जनाब MQM रहनुमा, साबिक चेयरमैन DMC सेंट्रल, बता रहे थे जनाब के कराची को तख्ता मश्क बनाया जाता रहा है। यहाँ पर एक ताज़ा खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जनवरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2.27 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजी। जनवरी 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र 19% ज्यादा रही। मुसलसल 8 माह से तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज्यादा आ रही हैं, और मौजूदा माली साल में तरसीलात ज़र में मजमूई तौर पे 24% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र में इजाफा मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा है। मैं समंदर पार पाकिस्तानियों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। सनती शोबे में भी तरक्की हो रही है। दिसंबर 19 के मुकाबले में पैदावार में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, वो 11.4% इजाफा हुआ, और मजमूई तौर पे जुलाई से दिसंबर 2020 तक 8% का इजाफा हुआ। एक बार फिर आपको बताते चले, वजीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मुसलसल 8वें महीने भी तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज्यादा रही है। जनवरी में तरसीलात ज़र 2.27 अरब डॉलर, जबकि समंदर पार पाकिस्तानियों का वजीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताएं कि कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2021 जारी है। तीसरे रोज पैराशूटिस्ट ने हेलीकॉप्टर से फ्री फॉल का मुजाहिरा, और अमन मशकों के तीसरे रोज PNS कासिम मनोड़ा पर फौजी बैंड्स ने कौमी और जंगी तरानों की धुनें बजाई। पाक फिजाइये के बैंड ने शफात, वैसे ना टर्की में भी अतुल गाजी की सीरियल इतना मशहूर नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ है यार, वाकई यहाँ तो हार्डकोर फॉलोइंग। छोटे सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हरकतें आयो खैर न लायो, आपको लेके चलते हैं सेनेट में। नहीं, अंदर नहीं बिठाना, बाहर से दूर दूर से दिखाएंगे। क्या दिखाना है? दिखाना यह है जनाब कि सेनेट के लिए इंतखाबात की बातें शुरू हुई है, साथ ही शुरू हो गए फड्डे, फुल ऑन फुफे कटनी फड्डे। और फड्डे किस बात पे हो रहे हैं जी? मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? जिसको टिकट मिल गया वो ईमानदार, सादिक, अमीन, दयानतदार, मशहूर। जिसको टिकट नहीं मिला वो कहता है जिसको टिकट मिला वो न सादिक, न अमीन, न दयानतदार, बल्कि वो मालदार भी है, वो जो है ना गैर कानूनी जराये से उसने हासिल भी किया पैसे,
और खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं जनाब के 50 से 70 करोड़ रुपए आजकल रेट चल रहा है। महंगाई कितनी होगी यार? बिल्कुल शफात, महंगाई तो वाकई बहुत होगी, जो कि हम ये देख सकते हैं कि सेनेट के इलेक्शन के लिए जिस तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं, उनकी जो आप अमाउंट देख रहे हैं वो आपके सामने। खैर शफात, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो वो तमाम तर उम्मीदवार जो कि सेनेट के इलेक्शन के लिए नामजद किए गए हैं अपनी अपनी पार्टीज की जानिब से, आज आखिरी दिन है, वो 5 बजे से पहले पहले अपने कागजात नामजदगी जो है वो करा देंगे जमा। और सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग आपको जैसे मालूम है कि 3 मार्च को होगी। और सेनेटर बनने के लिए अब तक 100 उम्मीदवार जो हैं मैदान में आ चुके हैं। सेनेट इलेक्शन को लेकर नया सियासी महाज भी जैसे भी शफात कहते खुल गया कि जो ओपन बैलेट के हक में और मुखालिफत में बयानात का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसरी कहते हैं कि वो वोट भेजने वालों पे, जो अपने वोट बेचने वालों पे लानत भेजते हैं, जो मंडी के चक्कर या किसी लालच में मुलविस पाएगा तो अवाम फिर उसका एहतसाब करेंगे। बेचता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूँ जो अपनी कौम की जमीर को बेचते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। शेख रशीद साहब हाइपर रियलिस्टिक आदमी, वो कहते हैं जनाब आप जितना कुछ भी साइंस कर लें, ओपन करें बैलेट, क्लोज करें या हाइब्रिड कर लें, सीएनजी पे कर लें, पेट्रोल पे कर लें, जिसने बिकना है वो बिकेगा। ऊपर करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। वो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए शफात तो ओपन बैलेटिंग हर जमात के हक में है, क्योंकि आपको इसे पता चल सकेगा और साथ में जो हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है सेनेट के इलेक्शन में वो रोकी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान सामने आता है। वो कहते जी कि हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है और सेनेट इलेक्शन में हुकूमती खजाना भी बेबस हो गया है। कौमी खजाना से बेबस हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए से या ओपन बैलेट के ज़रिए से वोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको हुकूमत में होते हुए अपने अरकान पर एतमाद नहीं है कि लोग उनके सेंटर में वोट देंगे या नहीं देंगे। जहाँ एक पार्टी यहाँ पर आ जाए कि उनको अपने अरकान पर एतमाद नहीं है कि तो वो अब किसी और को नहीं खरीद सकते। फवाद चौधरी कहते हैं जनाब के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अपील भी डाल दी है कि ये जो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं ना जी कि हम 10 सेनेटर लेके आएंगे, वो कह रहे हैं जरा इसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। वो क्यों? क्योंकि शफात देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध से जो सेनेट की सीट बनती है वो 6 बनती है। और अब जैसे उन्होंने बोला ना कि हम सरप्राइज देंगे, तो इसका फिर होना चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने किस बात में बोला कि जी सरप्राइज देंगे? जी जनाब, बात यह है कि एक चीज होती है सेनेट में जिसको कहते हैं गोल्डन फिगर। सूबाई असेंबली से अगर आपने सेनेटर बनना है तो आपको एक गोल्डन फिगर मिलता है। वो डिपेंड करता है कि अरकान असेंबली की तादाद कितनी। सिंध असेंबली का गालिबन नॉट श्योर 24 है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 97 है। तो ये तो हो गए वो 2 मखसूस निकाल लें तो ये तो 6 बन जाते। 4 सेनेटर सेंचुरी करने के उसमें है कि जी हम तो 100 लाएंगे, बाकी किधर से आएंगे? तो बाकी वो जो 8 इनके सेनेटर 6 इनके सेनेटर हैं, 4 किधर से आएंगे? तो 4 सेनेटर जनाब आते हैं उस तरीकेकार से जो कि आपके सामने वीडियो सामने आई है। बात लेकिन पता है क्या जो वोटर होते हैं वो अपने जमीर की आवाज में भी लबैक कहते हैं। शफात ये जो जमीर जो इतना छुपा रुस्तम क्यों है? आलमगीर से पूछते हैं, आलमगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो सेनेट इलेक्शन कह रहे हैं ओपन से कराएं, ओपन बैलेट से कराएं। ये बात सच है? मौलाना साहब ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका तो सियासत शुरू और ख़त्म ही यही सेनेट के इलेक्शंस में होती है। ख़रीदो फरोख्त पर इनकी सारी सियासत रही है। सारे अरबपति देखे ये तय कर ले कि आया ये हकीकी अवामी नुमाइंदे लाने अपर हाउस में या कोई बिलियनियर्स का अरबपतियों का कोई क्लब बनाना है। बिल्कुल। यहाँ ये रिवायत रही है कि जो अरबपति कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता, कोई बड़ा कोई भी पैसे वाला होता, वो पार्टी को या तो फंड दे देता या किसी पार्टी के लीडर को फंड दे देता या कहीं वो एमपीएस को खरीद लेते पैसा चला के और वो आ जाते हाउस में। अवाम से ना कोई कनेक्टिविटी होती, ना उस पार्टी से कोई उसकी वफादारी होती। ये जरूरी, और ये मौलाना को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए है कि इनका तो ये टाइम है पैसा कमाने का, तो ये इस पे जितना शोर ये मचाएंगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं कि उनकी जिंगा इस पर सही। लेकिन आलमगीर हम देख रहे हैं ना कि जैसे पीडीएम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है। स्पेसिफिकली हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसीलिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो कन्विंस कर लिया, मौलाना साहब को भी कन्विंस कर लिया। वो ज्वाइंट उनकी कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। सो आपको लग रहा है कि मुकाबला सख्त होने जा रहा है?
देखिए हमारे अपने नंबर्स पूरे हैं और बल्कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। तो ये जो सरप्राइज़ है हमें ये ख़दशा था और है, क्योंकि पैसा तो बहुत है इनके पास, सारा लूटी हुई दौलतें इन्होंने बनाई हुई हैं और वही पैसा ये लोग चलाते हैं। और तो इसीलिए हमें ख़दशा था कि ये ऐसा ना हो लोगों के ज़मीर ख़रीदें पैसा चलाकर, और ये एक रिवायत, एक ट्रेंड रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये लोग बार बार सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं कि शायद ये पीटीआई के लोगों को ख़रीदने की कोशिश करें या वगैरह। तो हमने ओपन बैलेट का इसीलिए कहा कि कोई वफादारियाँ लोगों की इधर उधर ना हो। प्लस देखिए हम गवर्नमेंट में है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कोई सीक्रेट बैलेटिंग का। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है, जिसके पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, वो कह रही है कि नहीं आप ओपन। मैं फवाद चौधरी साहब के बयान की तरफ आना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब का बयान जो है वो भी इस हवाले से मदिया, वैसे तो आलमगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि जी मुराद अली शाह साहब के बयान को कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, दिस कैन बी ए सरप्राइज। ये सरप्राइज साबित हो सकता है और इस हवाले से आइंदा भी हम अपने प्रोग्राम में, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में भी टाइम है, तो हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। फिलहाल कराची लिए चलते हैं जनाब, जहां एक बड़ा दिलदोज़ सानेहा हुआ। बिल्कुल शफात, गुलशन हदीद कराची की फर्स्ट ईयर की तालिबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई और इस इज्तिमाई ज़्यादती का मरकज़ी मुलजिम उनका अपना एक पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बहन और मुतासरा लड़की एक ही जगह ट्यूशन पढ़ने जाती थीं। जो ये तलबा हैं ये 9 फरवरी को गुलशन हदीद में अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थीं। जब दोपहर 1 बजे तक लड़की का पता ना चला तो फिर अहले खाने ने खुद ही लड़की की तलाश शुरू कर दी थी और बच्ची उसके बाद डिफेंस से तशवीशनाक हालत में मिली थी। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ने इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक की है और केस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उन पर जाने से पहले लड़की के वालिद का बयान आपको सुनाते हैं। हमारे से एक बच्ची रोड पे पड़ी हुई है, बुशरा नाम बता रही है। हम यहाँ से वहाँ गए, होश नहीं था, बिल्कुल बेहोशी हालत में थी। पर्चा नहीं कटवाया, मैंने कहा इसको पहले मैं इलाज के लिए ले जाऊँ। आधा घंटे के बाद इसको होश आया, इसने बताया, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके बाद फिर मैं थाने चला गया। मैंने कहा अब इन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। बच्ची ने 2 नाम जो बताए हैं, समी और फवाद, 3 और नाम है, सामने आने पर मैं उनको शनाख्त कर लूंगी। जालिमों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है, हम बर्बाद हो गए। इन जालिमों को कैसे सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में और इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, अब जबकि ये भी मालूम हो चुका है कि मुल्जिमान कौन थे, जो मुतासर लड़की है उसने खुद 2 नाम बताए, जैसे भी उसके वालिद भी बता रहे थे, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है अभी तक इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, अब जो है वो इसके अंदर 4 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। जिस तरह लड़की के वालिद ने 2 नाम लिए हैं, ये तो फवाद और समी के नाम ले रहे हैं। इसमें जो फवाद है वो उनका पड़ोसी बताया जा रहा है। फवाद, समी और आदिल, इन 3 मुल्जिमान को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो समीर नामी मुल्जिम है जिसे बैरून शहर से गिरफ्तार किया है। अब इन 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जहाँ इन्हें पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस का कहना यह है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकेंगे। इन तमाम मुल्जिमान के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकेंगे। ताहम लड़की की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 मुल्जिमान थे जिन्होंने उसके साथ, लड़की के साथ जो है वो बदफेली ज़्यादती की और फिर जो है वो उसको नशावर अद्वियात पिलाई। तकरीबन दूसरे दिन जो है 9 तारीख को ये वाक़या रूनुमा हुआ था। 10 तारीख को ये लड़की जो है बेहोशी की हालत में डिफेंस से मिली थी और 11 तारीख को इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसके अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। यह मामला जो है यह अदालत में है और 4 मुल्जिमान जो है वो इसमें गिरफ्तार हैं। इन मुल्जिमान के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आसिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद बता रहे थे इस दिलदोज़ सानहे के हवाले से। मुल्जिमान इब्तिदाई तौर पे तो पकड़े गए हैं, लेकिन अब लेट्स सी कि आगे चल के FIR और उसके बाद जो अदालती कार्रवाई है वो किस नतीजे पर पहुंचती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर करना तो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज बाखबर सवेरा में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जो कि आई एम श्योर कि हम तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा फिगर है जिनको देख के हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं।
हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी नाकामियों से, छोटी मोटी चोट से हम इतना डिसहार्टेंड हो जाते हैं और हमें लगता है कि भाई हमारे साथ ज़िंदगी में ये हो गया है, मैं तो अब आगे ही नहीं बढ़ सकती, मैं तो अब आगे ज़िंदगी में अपना कोई पहलू मस्बत किस्म का मुस्तकबिल ही नहीं देख सकती। लेकिन अभी जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, 14 बरस की उम्र में इनके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद इनके जो स्पाइनल कॉर्ड इनको इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये अब चल फिर नहीं सकेंगी और अब ये व्हील चेयर पर अपनी बाकी जो ज़िंदगी है वो गुजारने पर मजबूर होंगी। लेकिन इन्होंने कहीं हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो 2 टांगों से पहिया जो चलते हैं वही ज़िंदगी में तमाम तर मार के सर अंजाम दे सकते हैं। वो अफराद जो कि व्हील चेयर पर हों, चाहे उनकी टांगे काम ना करें लेकिन हौसला उनका काम करे, तो वो दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकते। जी जनाब, ये एक स्टोरी है और बज़ाहिर बड़ी जो है ना फिल्मी लगती है कि यार देखें ये ऐसे कैसे रियल लाइफ में ऐसे कैसे। नहीं जनाब, रियल लाइफ में भी हीरो होते हैं। बिल्कुल। और हीरो जरूरी नहीं सारे मर्दाना होते हैं, हीरो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि उनको देख के लगता है यार हम जो जिंदगी गुजारे तो इंतहाई मतलब यूजलेस किस्म की, हमने तो कोई अचीवमेंट ही नहीं किया, कुछ पे बैक ही नहीं किया। बिल्कुल। तो ये सवालों के जवाब जानने के लिए जनाब फहमीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करना। बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने के लिए। तो पहले तो ज़रा बताइएगा अपने हवाले से आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और क्या चल रहा है ज़िंदगी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीना पुरी है और मैं जो हूँ मैंने मास्टर इन इकनॉमिक्स किया हुआ है और मैं पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड में पिछले 13 साल से जॉब कर रही हूँ और मेरी मैं एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा तहमीना ये बताइएगा, देखिए हमने तो आपकी जो कहानी है वो चंद अल्फाज में कह दी, लोगों ने सुन ली, लेकिन ये गुजरी आप पर है। जब आपका 14 बरस में जब एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब आपको डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आप चल फिर नहीं पाएंगी, वो टाइम के हवाले से बताइएगा वो कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, और ख़ुद को आपने निकाला कैसे उस वक्त से? एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ इट्स ऑन 26 नवंबर 1993 को और उस टाइम मैं सिर्फ 14.5 ईयर ओल्ड थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो राइट आफ्टर डॉक्टर्स ने फैमिली को तो बता दिया कि मैं अब कभी चल फिर नहीं सकती और मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती, मैं सहारे के बगैर बैठ नहीं सकती, इवन मेरा यूरिन एंड स्टूल कंट्रोल ख़त्म हो गया था और मैं ऐसे हो गई थी कि जैसे एक दिन का बच्चा है। बट ये वाली बात जो है मुझे पता चली 8 मंथ के बाद। मैं एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, मेरे पेरेंट्स को कहा कि इसको जो है ये बात बता देनी चाहिए बिकॉज कि अगर हम इसको ये बताएंगे तो तभी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि जी अब आप कुछ नहीं कर सकती, तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, बस मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब मैंने अपनी अम्मी और अपने मामू को रोते हुए देखा तो फिर एकदम मुझे हुआ कि नहीं, ऊपर अल्लाह है और मैं अगर हिम्मत करूं और अगर मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये ठान ली कि मैंने हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है और मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आई बिकॉज कि आपको पता है मैं उस टाइम 14.5 ईयर ओल्ड थी, मैं स्कूल जा रही थी। स्कूल में सबसे पहले तो ये था कि जी मुझे स्कूल में दोबारा जाना है और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मेरा यूरिन स्टूल ख़त्म हो गया था। उस टाइम तक पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था पेशेंट पैम्पर्स वगैरह का और इन सब चीज़ों का, बट उसमें मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत साथ दिया और मैं स्कूल जाना शुरू हुई। फिर स्कूल के बाद कॉलेज में एक और प्रॉब्लम थी बिकॉज कि कॉलेज टोटली इनएक्सेसिबल था उधर, और दूसरी बात ये होती थी कि वहाँ पे क्लासेस में जब जाना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता था तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। ये आप जो बात बता रही है ना, मैं फहमीना बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ना मेरे जहन में कैरेक्टर घूम रहे हैं, ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो जिंदगी में इस हवाले से प्रॉपर डिप्रेशन का शिकार हैं कि उनके चेहरे पे एक्नी आ गई है। हमारे दोस्त हैं, इंडस्ट्री से हैं या नहीं है, मतलब प्रॉपर इस हवाले से डिप्रेशन का शिकार हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, घर वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरे चेहरे पे एक्नी आ गई है या मुझे जाहियां आ गई है तो मेरे रिश्ते नहीं होंगे। आपकी हिम्मत देख के तो माशाल्लाह मतलब फख्र भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है और बहुत सारे लोगों को ना दिल चाह रहा है कि उनको बताएं कि यार ये होती है हिम्मत, ये होती है विल पावर। ऐसा कभी आपको भी सुनने को मिला है या ये को हम जरा फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एक्सप्रेशन आप? एक्चुअली इसमें यह था कि हिम्मत देखें ये बहुत ज़रूरी है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कि अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट जब आप अपनी डिसेबिलिटी को कर लेते हैं ना तो फिर आप खुद ही अपने लिए वे आउट ढूंढते हैं कि आपने कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है जिसके से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
तो बस वो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे कजन्स, मेरी सिस्टर्स, तो मैं बस चलती गई आगे, अल्लाह ताला ने रास्ते बनाता गया। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा फेमिना, थोड़ा सा सख्त सवाल मैं करूंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप इस सवाल के आदी भी होंगे, मैं पेश की माजरत भी करूंगी। हमारे यहाँ ना लड़कियों को जब छोटी मोटी चोट भी लग जाती ना, तो वालिदैन वहीं से हो जाता है कि वो ये तो लड़की ज़ात है, हमने तो इसकी शादी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अब मसला पैदा हो जाए कुछ भी छोटी मोटी चोट से। आपने तो ज़िंदगी में इतनी बड़ी तकलीफ उठाई, उसके बाद आप फिर से खड़ी हुई और आपने अपनी ज़िंदगी में कहा कि नहीं, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने काम करना है। आपके रिश्ते में जब आपको आपके शरीके हाथ मिले, वो कैसे मिले, जरा उस हवाले से बताइएगा। आपके घर वालों को कितनी टेंशन थी इस हवाले से? अच्छा, इसमें यह था कि मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे एक्सीडेंट के बाद राइट आफ्टर कुछ मंथ्स के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरी भाई कोई नहीं था, हम 3 बहनें थी। तो उस टाइम पे जो लोग अफसोस करने भी आते थे अम्मी के साथ, तो वो मोस्टली ये लोग कहते थे लड़की ज़ात है, ये शादी नहीं करेगी, इसका क्या होगा, तुम्हें कुछ हो गया तो इसको कौन देखेगा। बट उसमें ये था कि मैंने उसी टाइम मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे अपनी माँ के लिए बेटा बनना है और मुझे ये सब काम करने हैं। उसमें फिर ये था कि जब 2005 में मेरी मुलाकात हुई थी आतिफ के साथ, जो मेरे हस्बैंड हैं, और हम लोग एक सेमिनार में मिले थे, और बस फिर मेरा ये था कि अगर मैं शादी करूंगी भी तो मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ करूंगी जिसको मेरी डिसेबिलिटी का पता हो। बिकॉज आप शादी करें, महीना 2 महीने रहे, फिर देन ब्रेकअप हो जाए, ऐसा मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि अगर मैं शादी करूंगी तो ऐसे इंसान से करूंगी जो कि मेरी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करे और इंशाल्लाह वो लॉन्ग लास्टिंग हो। क्या बहुत बात अच्छी है, बात क्या है। बात तो है। कुडोज टू यू एंड डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली जो आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है, बिल्कुल। कमाल है, सबका कमाल है, कलेक्टिव एफर्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर शो फेमिना। अल्लाह पाक आपको आगे मजीद तरक्की दे, और आप बहुत सारे लोग जैसे हम लोगों की खिदमत भी कर रही हैं, और आप वो स्पेसिफिक जो कि व्हील चेयर पर उनके लिए इतना कुछ कर रही हैं। सो ये हमारे असल हीरोज़ है जनाब, इनको मैं देख के सीखना चाहिए कि हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे, और हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गो के फेमिना ने करके बता दिया कि भाई इस सर्कमस्टांसेस में भी मैंने सर्वाइव किया है, इफ़ आई कैन सर्वाइव देन व्हाई कांट यू। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपको ऐसे फुटपाथ्स देने चाहिए जो कि व्हील चेयर फ्रेंडली हो। यस, आपको शहर ऐसा बनाना है शफात, यूनिवर्सिटीज, हर जगह। कोई ऐसी इमारत का नक्शा अप्रूव नहीं होना चाहिए जनाब जिसमें व्हील चेयर के लिए जो अफराद हैं उनके लिए, या जो बच्चे स्टॉलर पे होते हैं उनके लिए एंट्रेंस का मुनासिब बंदोबस्त ना हो। ऐसा ना हो कि बच्चों को लिफ्टों में या उनमें घसीट के खींचना पड़े। इट्स अ वेरी डिसेंट जॉब। फ्रेंडली शहर बनाए। हुकूमत को इस हवाले से जरा प्रॉपर एक स्टैंड लेना चाहिए। अली सतपारा का नाम जहन में आता है जब भी हीरोज का जिक्र होता है। बिल्कुल, तो डेनमार्क में जनाब एक पाकिस्तानी सॉल्ट आर्टिस्ट है आमिर हुसैन, उन्होंने अली सतपारा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक नमक से तस्वीर कशी की है। आफ्ताब बेग हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मैं बता रहा हूँ। हमारी भी दुआ है कि वो एकदम से सामने आए और सरप्राइज़ दें, और ये उम्मीद जो है ये हमारी जिंदा सलामत रहेगी। खैर, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं बलोचिस्तान शफात, जिसकी कोई रवायती चप्पल है जिसको चावट कहते हैं, बड़ी मशहूर है। जी 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 जी, ये चवट होती है ना जनाब, जी ये बेहतरीन किस्म की एक चप्पल है और इतनी ड्यूरेबल होती है कि अगर दादा सिलवाए तो पड़पोता पहनता है, मतलब पोते के भी आगे जो है उसका एक बेटा अगर एडिशनल डाले तो वो भी पहनता है। और शफात, अब कहा जाता है कि अब सिर्फ मर्द हज़रात के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन भी अपने लिए ऑर्डर करके बना रही हैं। ये बता रहे हमारे नुमाइंदे अजीज़ रहमान काकड़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। चादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.